Namaste everyone, welcome to Sun Stats with Astro Bharat. Let's get down to business right away. कल मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपनी क्वेरी लेके, वो किसी को मैच मेकिंग के लिए देख रहे हैं और वो चाह रहे थे ये जानना कि क्या एक्स पर्सन के साथ मैच अच्छे से हो सकता है या नहीं हो सकता। आपके सामने कैंसर लगन राइजिंग चार्ट है और ये एक प्रश्न कुंडली है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि ऐसे लाइफ पे डिपेंडेबल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सिर्फ आप प्रश्न कुंडली पे देख के एडवाइस करें अपने क्लाइंट को। आप हमेशा प्रश्न कुंडली और बर्थ चार्ट को दोनों को साथ स्टडी करके ही हमेशा एडवाइस करें क्लाइंट को, उससे एक्यूरेट प्रेडिक्शंस आते हैं। सिर्फ प्रश्न कुंडली पे डिपेंड करके आंसर करना इज एस्केपिज्म। सबसे पहले आप देखेंगे कि कैंसर लगन राइजिंग है इस कुंडली पे और वो 4 डिग्री 6 मिनट पे है। 4 डिग्री 6 मिनट पे पुष्य नक्षत्र होता है जो कि रूल्ड करता है सैटर्न। शनि इस कुंडली में 7th हाउस में है। 7th हाउस से हम जानते हैं कि मैरिज रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ये कंफर्म हो गया कि दिस क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली फॉर मैरिज। नंबर 2 आप देखेंगे कि जो चंद्र है लग्नेश 12th हाउस में है और चंद्र जो है 20 डिग्रीज पे है पुनर्वासु नक्षत्र पे, जिसको बृहस्पति रूल करता है। बृहस्पति 6ठे हाउस में है जो कि डिसएग्रीमेंट का हाउस होता है, बट आप नोटिस करिएगा यहाँ पे 9 नंबर सैजिटेरियस राशि है जो कि ओरिजिनल राशि होती है ऑफ द सेरेमनीज ऑफ मैरिज। दूसरा, बृहस्पति इसमें 9th हाउस जो कि अगेन ओरिजिनल 9th हाउस और 9th राशि पे पड़ा है, यहाँ पे मीन राशि, वो सिग्निफाई कर रहा है कि एक रिलीजियस सेरेमनी की बात हो रही है। तो ये समझ में आ गया कि ये प्रश्न जेन्युइन है एंड इट इज नॉट एनी अदर प्रश्न जो कि बहुत लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग पूछते हैं। इट इज अ सीरियस क्वेश्चन एंड इट पर्टेन्स टू मैरिज। सो मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन था कि क्या मिसेस जो उनकी बनने वाली हैं, क्या उनके साथ अलायंस सही रहेगा या सही नहीं रहेगा, उसमें फ्रैक्टिफिकेशन होगा नहीं होगा। हम किसी भी कार्य सिद्धि के लिए देखते हैं कि जो लग्नेश है इस कुंडली में चंद्र जो है और जो कार्येश है, कार्येश मीनिंग कि जिस हाउस से कनेक्टेड किसी सिग्निफिकेशन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, इस कुंडली में 7th हाउस ऑफ मैरिज जो कि शनि रूल कर रहा है। शनि और चंद्र में क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, एंड क्योंकि मैरिज के बारे में बात हो रही है तो हम ये भी देखेंगे कि ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ मैरिज जो कि वीनस है, क्या उसका शनि और चंद्र से कनेक्शन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। पुरानी कुंडली में मैंने ताजिक योग्स नहीं लिए थे, बट इस कुंडली में मैं आपको काफ़ी ताजिक योग्स को एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि हम पराशरी एस्पेक्ट को ताजिक योग के साथ कैसे कंबाइन करके एक अच्छा प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं कि इवेंट्स कैसे हुए हैं और कैसे होने जा रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो चंद्र है वो 12th हाउस में चला गया है। चंद्र जब भी 12th हाउस में जाता है ये एक अच्छा साइन नहीं है। लगने 6, 8 और 12 में होता है तो ये ऑब्स्टेकल शो करता है और कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। चंद्र यहाँ पे 12th हाउस में है। अब सिंपली बिकॉज कोई लग्ने 6th, 8th और 12th हाउस में है, इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो डिनाई हो जाएगा, वो मना हो जाएगा या उसकी सक्सेस नहीं होगी। काफ़ी स्टडीज करने के बाद पता लग जाता है कि इन कॉम्बिनेशंस में डिफिकल्टी बढ़ जाती है, डिफिकल्टी आती है, बट हो सकता है कार्य सिद्धि हो। सबसे पहले मैं आपको एक क्लासिकल रूल बताऊंगा जब भी हम ये देखते हैं कि मैरिज फ्रक्टिफाई होगी या नहीं होगी। लग्नेश, 7th लॉर्ड एंड शुक्र, ये जो 3 ग्रह हैं, और चंद्र, इस कुंडली में चंद्र लग्नेश बन गया, बट जिन कुंडलियों में चंद्र लग्नेश नहीं बनता उसमें आप चंद्र को भी कंसिडर करें। जब ये 4 ग्रह अच्छे प्लेसेस पे हों और अच्छे से एस्पेक्टेड हों और स्ट्रांग हों तो ये कार्य सिद्धि करते हैं। वन मोर थिंग, अगर केंद्र में आपके मैलेफिक्स नहीं है, सिर्फ बेनिफिक्स हैं, और त्रिकोण में भी सिर्फ बेनिफिक्स हैं, तो ये कार्य सिद्धि में हेल्प करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि शनि 7th हाउस में प्लेस है। क्लासिकल रूल हमें ये बताता है कि जब भी शनि किसी ऑड हाउस में होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, इन हाउसेस में शनि मैरिज को डिनाई कर देता है या फिर बहुत डिफिकल्ट कर देता है। तो क्वेश्चन ये है कि शनि 7th हाउस विच इज एन ऑड हाउस यहाँ पे बैठा है, तो क्या शनि फेवर करेगा? क्लासिक्स तो कह रहे नहीं करेगा, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। शनि अपनी ही मकर राशि में है, यानी वो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट करेगा? मैरिज को। तो यहाँ पे शनि तो सपोर्ट कर रहा है और वो कार्येश होके लगन को देख रहा है, तो शनि की तरफ से वी हैव अ ग्रीन सिग्नल कि मैरिज हो सकती है। नेक्स्ट, शनि आप देख सकते हैं 1 डिग्री पे है जो कि सूर्य के नक्षत्र में है, मकर राशि में, और सूर्य का नक्षत्र जो है, सूर्य इस कुंडली में 2nd हाउस ऑफ फैमिली को रूल कर रहा है। जब आप मैरिज करते हैं तो आपकी फैमिली बढ़ती है नेचुरली,
और इस हाउस में जो कि सूर्य की राशि है, सिंह राशि, वहां पे शुक्र है जो कि मैरिज का लॉर्ड है। ये एक और कॉम्बिनेशन हो गया जो शो करता है कि ये जो अलायंस है ये हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपको ये देखना पड़ता है कि ये अलायंस या ये प्रपोजल आगे मैरिज में अच्छा रहेगा या नहीं, तो आपको एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ कि जब लग्नेश, सेवंथ लॉर्ड और शुक्र और चंद्र जब भी उपचय स्थान में हो, यानी 3, 6, 10 और 11 में, तो ये चीज़ों को बढ़ा देते हैं, यानी समय के साथ धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। ये कॉम्बिनेशन हमेशा मैरिज के लिए अच्छे होते हैं। तो आप देख सकते हैं जो शुक्र मैरिज का लॉर्ड है, इसका डिस्पोजिटर थर्ड हाउस जो कि उपचय स्थान में है वहां पर है। दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन, शादी के बाद सुख बनेगा। बट यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि यहाँ पे वर्गो राशि है, कन्या राशि, जो कि शुक्र की डेबिलिटेशन राशि होती है, जहाँ पे शुक्र वीक हो जाता है और रिजल्ट अच्छे नहीं देता मैरिज के लिए। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। दूसरा, चंद्र 12th हाउस में है। चंद्र और शनि का एक म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं है, तो ये एक और अनफेवरेबल आउटकम हो गया। बट शनि का जो डिस्पोजिटर है वो खुद है 7th हाउस में, मैरिज को सपोर्ट कर रहा है। और चंद्र का जो डिस्पोजिटर है जेमिनाई मरकरी, वो 4th हाउस ऑफ होम में है जो कि केंद्र में है और यहाँ पे फैमिली के बढ़ने की बात कर रहा है। प्लस वो शुक्र की मेन राशि तुला राशि में है। अगेन अ फेवरेबल कॉम्बिनेशन कि लग्नेश का डिस्पोजिटर ही तुला की राशि में है, तो मैरिज अलायंस हो सकता है। एट द सेम टाइम चंद्र से आप 7th प्लैनेट देखेंगे, यानी 7th हाउस, तो बृहस्पति उसको देख रहा है, बीइंग द 7th लॉर्ड फ्रॉम चंद्र। अगेन अ वेरी गुड प्लेसमेंट। बट जुपिटर इस कुंडली के लिए 6th लॉर्ड ऑफ डिसएग्रीमेंट्स का भी मालिक है। इसका मतलब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि इस अलायंस में दोनों पार्टीज के बीच में 6th लॉर्ड ऑफ डिसएग्रीमेंट होगा। और डिसएग्रीमेंट किस चीज़ का होगा? जुपिटर से कनेक्टेड। जुपिटर फिलॉसफीज को शो करता है, आपकी लर्निंग्स को, हायर एजुकेशन को शो करता है, आपके थॉट प्रोसेस को शो करता है, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि मैरिज की बात हो रही है तो सेरेमनीज को शो करता है। तो इस केस में मैंने क्लाइंट को एक बात बताई कि आपके आने वाले समय में इस मैरिज से पर्टेनिंग चीज़ों में एक डिसएग्रीमेंट ज़रूर आएगा, और वो ये है कि जो रिचुअल्स और सेरेमनीज होंगी, चीज़ों को करने का तरीका होगा और फिलॉसफी होगी आपके और पार्टनर का, वो मैच नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि लग्नेश को 6th लॉर्ड देख रहा है। जुपिटर का चंद्र को देखना इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे बृहस्पति 6th लॉर्ड है। नेक्स्ट आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो चंद्र है वो शनि के साथ कोई योग नहीं बना रहा है। शनि इज एट 1 डिग्रीज एंड चंद्र इज एट 20 डिग्रीज। प्रश्न कुंडली में जो योग बनता है वो तब बनता है जब एक प्लैनेट अपनी दीप्तांशा रेंज में हो और दूसरा प्लैनेट भी उसी दीप्तांशा रेंज में फॉल करे। चंद्र 12 डिग्री तक किसी भी प्लैनेट को दीप्तांशा रेंज में एक्सेप्ट करेगा और शनि 9 डिग्री तक। 12 और 9 21, और क्योंकि दो प्लैनेट्स हैं वी डिवाइड देम बाय 2, तो 10.5 डिग्रीज का डिफरेंस होना चाहिए। शनि 1 डिग्री 15 मिनट पे है, चंद्र 20 डिग्री पे है, तो अगर हम चंद्र में 10 डिग्री भी ऐड करें तो ये 30 डिग्रीज, यानी एक राशि और बढ़ जाएगी, 1 डिग्री और बढ़ जाएगा। बट फिर भी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 डिग्रीज। इट कैन बी एक्सेप्टेड। व्हाई? बिकॉज हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये है और वो है भविष्यत इच्छाल योग। इच्छाल योग आप में से काफ़ी लोगों को पता है फ्यूचर फेवरेबल इवेंट को शो करता है। तो जब भी ऐसा प्लैनेट जो करंटली एक इच्छाल योग नहीं बना रहा है बट बाद में कुछ डिग्रीज के मूवमेंट के बाद वो योग बना देगा, उसको भी कंसिडर करना जाना चाहिए। अगर चंद्र मान लीजिए लगन में होता तो लग्नेश कार्येश को देख रहा है, कार्येश लग्नेश को देख रहा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कि ये कार्य सिद्धि होगी, यानी मैरिज होगा। तो आप मान लीजिए कि चंद्र अभी 20 डिग्रीज पे है, बट क्योंकि चंद्र बहुत फास्ट मूविंग है तो बहुत जल्दी वो इसके दीप्तांशा रेंज में आ जाएगा 7th लॉर्ड के और एक भविष्यत इच्छाल योग बना देगा, यानी ये मैरिज अलायंस हो सकता है। बट यहाँ पर एक बहुत इनहेरेंट प्रॉब्लम है और वो है कि शनि इस कुंडली के लिए 7th लॉर्ड तो है बट इट इज ऑल्सो द 8th लॉर्ड। लग्नेश का 8th लॉर्ड के साथ अगर कोई योग बनता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स एंड इवन डिनायल शो करता है। तो एक चीज तो क्लियर है, ये अलायंस हो सकता है बट इट इज गोइंग टू कम विद इट शेयर ऑफ ट्रबल्स।
अष्टम भाव जो कि ऑब्स्टिकल्स होता है, और हम यहाँ पे शनि का नेचर को फोकस करेंगे। शनि कोल्ड होता है, हार्श होता है, रिस्ट्रिक्शंस को शो करता है, बाउंड्रीज को शो करता है, और मकर राशि में है। मकर राशि वैसे ही स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की राशि होती है। तो मैंने अपने क्लाइंट को एक एडवाइस दी, मैंने कहा आप एक बार जिस पार्टी से बात कर रहे हैं उनका नेचर ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि 7th हाउस में मकर राशि है। दैट मीन्स जो आपका पार्टनर होगा उसका मकर राशि से कनेक्टेड ट्रेड्स होगा। मकर राशि और शनि टॉल हाइट शो करते हैं, और जहां पर भी मकर राशि आती है शनि की राशि, उससे नेक्स्ट राशि यानी सेकंड राशि उसका वॉइस हो गया, थ्रोट हो गया, तो पर्सन की स्पीच हार्श हो जाएगी। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, क्या आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आपकी बात चल रही है, क्या उनकी हाइट टॉल है, लंबे हैं, और एट द सेम टाइम उनकी वॉइस हार्श है? तो उन्होंने कंफर्म करा कि द पर्सन इज टॉल और उनकी वॉइस थोड़ी सी हार्श साइड में है। तो इससे एक चीज़ तो पता लग गई कि शनि ना सिर्फ 7th हाउस का असर दे रहा है, बट वो 8th हाउस का भी असर दे रहा है। चंद्र सबसे सॉफ्ट प्लैनेट होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दूसरे प्लैनेट्स का आता है। तो अगर ये अलायंस हुआ, जो कि योग बन रहा है भविष्य में, तो क्या होगा? जो क्वेरिस्ट है, जो फर्स्ट हाउस लग्नेश से शो हो रहा है, वो चंद्र से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड पर्सन क्वेरिस्ट के ऊपर भारी पड़ेंगे। किस सेंस में भारी पड़ेंगे? जो पार्टनर होने वाले हैं उनकी तरफ से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, वो बहुत धीरे धीरे कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे। अलायंस जहां 1 महीने 2 महीने में 3 महीने में हो सकता है, वो धीरे धीरे करके उसको डिले करेंगे, जिसकी वजह से लग्नेश यानी जो क्वेरिस्ट हैं उनको तकलीफ आएगी। और कहाँ की आएगी? चंद्र इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंड। सबसे पहले जो क्वेरिस्ट हैं उनके माइंड में ये आएगा कि मुझे सेकंड पार्टी से एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं हो रही हैं। इस कुंडली में एक बहुत बेसिक कॉम्बिनेशन है जो ये चीज़ कंफर्म कर रही है। लग्न पृष्ठोदय लगन है, जो कि एक फेवरेबल लगन नहीं होता, और यहाँ पे एक मूवेबल राशि है, यानी चीजें मूव करने वाली हैं, करंट सिचुएशन से चेंज होने वाली हैं। शनि जो कि कर्क लगन के लिए एक नेचुरल मैलेफिक है और फंक्शनल मैलेफिक भी, एंड केतु इज अनदर नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है। जब भी लगन में पृष्ठोदय लगन आ जाता है और उसे मैलेफिक्स देखते हैं, ये क्लियर कट बताता है कि जो क्वेरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं होंगी, या उनके हिसाब से चीज़ों में चेंजेस नहीं आएंगे। आप एक और चीज़ जानते हैं कि जब भी शनि और चंद्र का कहीं भी योग बनता है, वो एक पुनर्पु या विष योग बनाता है, दिस इज बेसिकली डिसअपॉइंटमेंट का योग। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये शादी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताए हैं वो एग्जिस्टिंग हैं, बट दिस मैरिज विल बी मोर ऑफ प्रैक्टिकल मैरिज रादर देन लवली रोजी एंड रोमांटिक मैरिज। यहाँ पे किस पर्सन को इनिशिएट करना चाहिए टॉक्स, वो हम देखेंगे कि सेकेंड हाउस पे कौन सी राशि है, जो कि सूर्य की राशि है, विच इज द सिग्निफिकेटर ऑफ फादर। नेक्स्ट यहाँ पे शुक्र बैठा है। सो जब भी सेकेंड हाउस ऑफ वॉइस में किसी प्लैनेट की राशि हो और कोई कारक वहाँ पे आता है, उनसे कनेक्टेड रिलेटिव्स को उस अलायंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए फॉर नेगोशिएशन। क्योंकि सूर्य यहाँ पे उपचय स्थान में है, तो धीरे धीरे करके चीजें प्रोग्रेस करेंगी। उपचय का मतलब धीरे धीरे बढ़ना। फादर अगर इस अलायंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो चीजें फ्रक्टिफाई करेंगी। और बॉय के साइड से अगर कोई फीमेल हो, जैसे कोई सिस्टर होगी, अगर वही पार्टिसिपेट करती हैं तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाली है। चंद्र इज एट 20 डिग्रीज, सूर्य इज एट 22 डिग्री, सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है। चंद्र इज द फास्टर मूविंग प्लैनेट और सूर्य इज द स्लोअर मूविंग प्लैनेट। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ इत्शाल योग। जब स्लोअर मूविंग प्लैनेट फास्टर मूविंग प्लैनेट से डिग्री में बड़ा होता है या आगे होता है, तो ये एक इत्शाल योग क्रिएट करता है। फास्टर मूविंग प्लैनेट का डिग्री कम होना चाहिए। प्रश्न कुंडली में जब भी केंद्र में किसी का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो फेवरेबल नहीं है। चंद्र से 4th और सूर्य 10th हो, सूर्य इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चंद्र इज 10th फ्रॉम सूर्य और सूर्य इज 4th फ्रॉम चंद्र। ये एक हिडन एनिमी का एक एस्पेक्ट हो गया है, जो कि लग्नेश का और सेकंड लॉर्ड ऑफ फैमिली का हो रहा है। दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम जो ये क्वेरिस्ट हैं, इनके और इनके फैमिली में एक डिसएग्रीमेंट क्रिएट होगा रिगार्डिंग दिस अलायंस।
बट अलायंस हो सकता है। अब ऐसे सिचुएशंस में आप क्या रेकमेंड करेंगे क्लाइंट को? मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि एज पर दिस प्रश्न चार्ट चीज़ें फेवरेबल हैं, अलायंस हो सकता है, बट आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मूव नहीं करेंगी, दे विल बी स्लो। वाइफ और उनकी फैमिली में एक मेल मेंबर, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ 11th राशि जो कि फैमिली ऑफ द स्पाउस है, इस पे मंगल रेट्रोग्रेड एस्पेक्ट से यहाँ पे असर डाल रहा है। शुक्र जो कि एक फेमिनिन प्लैनेट है वो यहाँ पे डाल रहा है। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे मंगल और शुक्र का, तो बहुत पैशनेटली फैमिलीज के बीच में बातें होंगी एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हुए। बट मंगल जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लैनेट है, ब्लंट प्लैनेट है, स्ट्रेट बताने वाला होता है। तो वाइफ की साइड ऑफ द फैमिली से, क्योंकि शुक्र का डिस्पोजिटर इज सूर्य और मंगल इज अ मेल प्लैनेट, तो मैं इनको बता सकता हूँ कि आपके साइड जो फीमेल की साइड ऑफ द फैमिली है वहाँ से एक फादर फिगर और एक मेल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में, ब्लंट वे में आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि शायद आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना हो। एंड वाइफ की साइड जो कि टू बी वाइफ है, उनकी साइड से काफ़ी डिलेज रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आएगा। और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहेंगे। शनि अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है बिकॉज इट इज़ हार्श, इट इज़ स्ट्रॉन्ग। चंद्र कहीं ना कहीं खुद को मोल्ड कर लेता है क्योंकि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अलायंस एज पर दिस प्रश्न चार्ट इज पॉसिबल, बट जो क्वेरिस्ट हैं उनके हिसाब से चीज़ें फेवरेबल नहीं जाएंगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट नहीं करेंगी। एंड इवन आफ्टर द अलायंस टेक्स प्लेस, क्योंकि बृहस्पति बीइंग द 6th लॉर्ड और वो नेचुरल फिलॉसफी, लर्निंग, हायर एजुकेशन एंड थॉट प्रोसेस का मालिक है, वो चंद्र माइंड को देख रहा है। तो क्वेरिस्ट को अपनी होने वाली फैमिली से, जो फैमिली इन लॉ में लोग होंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे फिलॉसफीज मैच नहीं करेंगी, चाहे वो रिचुअल्स को लेके हों, चाहे वो लाइफ ओरिएंटेशन हो। सो दिस प्रश्न चार्ट इज अ फेवरेबल प्रश्न चार्ट फॉर द मैरिज, क्योंकि भविष्य में एक इच्छा योग क्रिएट हो रहा है बिटवीन लग्नेश चंद्र एंड शनि। एंड एट द सेम टाइम शनि इज इन द नक्षत्र ऑफ सूर्य जो कि 2nd हाउस ऑफ फैमिली को रूल कर रहा है, और शुक्र वहां पे आ गया विच इज मैरिज, तो फैमिली बढ़ने की बात हो रही है। चंद्र का डिस्पोजिटर बुध है और वो केंद्र में 4th हाउस ऑफ फैमिली में आ गया, तुला राशि में, वो भी फैमिली में फैमिली बढ़ने की बात कर रहा है। सो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना चाहिए जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें वे करनी है। बहुत सारे फेवरेबल कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे अनफेवरेबल हैं। सो अल्टीमेटली इन दोनों के होते हुए कौन सी चीज़ फाइनली सामने आएगी और किस फॉर्म में आएगी। ये प्रश्न कुंडली का एनालिसिस था, जिसमें इस बार मैंने सिर्फ पराष्ट्रीय एस्पेक्ट ही ताजिक योग्स का भी इस्तेमाल करा है। एक फाइनल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बृहस्पति और शुक्र को आप देखेंगे तो ये 5-9 के कॉम्बिनेशन में है। बृहस्पति शुक्र से 5 पोजीशन पे है और शुक्र जो है बृहस्पति से 9 पोजीशन पे है, बट ये अपने दीप्तांशा रेंज में नहीं है। बृहस्पति की दीप्तांशा रेंज 9 डिग्रीज होती है और शुक्र की 7। तो 7 + 9 is 16 divided by 2, 8 डिग्रीज। अगर हम बृहस्पति से 8 डिग्रीज माइनस करते हैं तो 24 - 8 is 16 डिग्रीज, 26 मिनट्स। शुक्र उससे अभी भी पीछे है, बट शुक्र इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो बहुत जल्दी कैच कर लेगा। वो अगेन एक फेवरेबल चीज बना रहा है, फेवरेबल फ्यूचर इच्छा योग। दैट मीन्स कि 6th हाउस ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड 9th हाउस ऑफ रिचुअल्स, इन चीज़ों से कनेक्टेड बाद में भविष्य में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फैमिली ओरिएंटेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। दिस वाज अ पार्ट एनालिसिस ऑफ प्रश्न कुंडली, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैरिज कंसल्टेशंस में या मैरिज एडवाइसेस में आपको कभी भी प्रश्न चार्ट स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखना है। आपको बर्थ चार्ट और दोनों पार्टीज का हॉरोस्कोप मैचिंग करना जरूरी है, एंड एट द सेम टाइम दोनों की दशा देखते हुए, प्रश्न चार्ट को देखते हुए ही एडवाइस करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फ्यूचर में और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रेजेंट करेंगे जिसमें प्रैक्टिकल केस स्टडीज जहाँ पे प्रेडिक्शंस एक्चुअली में फ्रैक्टिफाई हुई हैं, पास्ट इवेंट्स वेरीफाई हुए हैं, वो प्रेजेंट करेंगे। नमस्ते।